तो नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए विषय पर बातचीत करने के लिए। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल जब संसद में बहस चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव के मसले पर, और जब ये पूछा जा रहा था बार बार प्रधानमंत्री से, कल राज्यसभा में पूछा, परसों लोकसभा में भी पूछा, उसके पहले भी लोकसभा में पूछा, और ये प्रश्न तो खैर 2 महीने से हवा में तैर ही रहा है कि किसके कहने से ये युद्धबंदी हुई, कौन मध्यस्थ था। क्योंकि ट्रंप साहब ने, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 25, 26 बार, 27 बार जो है ये बात कही कि मैंने पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में समझौता करवाया, और समझौता नहीं हो रहा था तो मैंने व्यापार की धमकी दी कि हम व्यापार नहीं करेंगे अगर आप समझौता नहीं करेंगे। तो तब जाकर के ये समझौता हुआ। तो जब ट्रंप साहब बार बार ये बात कह रहे हैं, तब लोगों ने पूछा कि भाई, हमारी तो ये पॉलिसी है कि कोई मध्यस्थ नहीं होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी विवाद है हम आपस में सुलझाएंगे। तो फिर ये समझौते में मध्यस्थता कहाँ से आया। मोदी साहब ने जब प्रधानमंत्री के रूप में पार्लियामेंट में बहस का जवाब देते हुए ये कहा कि हमारे पे कोई दबाव नहीं था, हमने ये फैसला किया, और उसके जस्ट बाद ट्रंप ने अमेरिका के, हमारे जो उत्पाद हम यहाँ से निर्यात करते हैं अमेरिका के लिए, अमेरिका जो आयात करता है उसके ऊपर 25% टैरिफ बढ़ा दी। और हम ये चाहते थे कि अलग अलग वस्तु पे टैरिफ लगे। ट्रंप साहब ने उन सबको एकत्रित करके एक साथ 25% टैरिफ बढ़ा दी, और न केवल टैरिफ बढ़ा दी, हम पर पेनल्टी भी लगाई। और इस बात की पेनल्टी लगाई कि हम रूस से तेल खरीदते हैं और हथियार खरीदते हैं। भाई, रूस से तो हम हथियार 1947, 48, 50 से ही खरीद रहे हैं। अब ट्रंप साहब को क्या आफत है, आपत्ति है कि वो हमारे पर पेनल्टी लगाएं, और वो होते कौन है ये हमको ये कहने वाले कि हम किससे क्या खरीदें। तो इसी के ऊपर ये बहस आज हुई होगी संसद में, मैंने देखा नहीं आज तो, लेकिन जो बातें सामने आई है उस पर अपन चर्चा करेंगे। और चर्चा के पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक भी सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इनको फॉरवर्ड करें, दूसरे ग्रुप्स में डालें, अपने दोस्तों और परिजनों को बताएं, और सोशल ग्रुप्स में डालें, और लाइक करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा था कि अमेरिका ने 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया, और उसके साथ पेनल्टी का भी इम्पोज कर दी। अब हमारे प्रधानमंत्री के अच्छे दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ट्रंप बताएंगे कि किस, तो अच्छे दोस्त हैं तो इसलिए सलाह भी देंगे और बताएंगे कि हमको किससे क्या खरीदना चाहिए। अब वो चाहते हैं कि हम उनसे F-35 युद्धक विमान खरीद लें, जो हमारी सेना ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कबाड़ है, कोई काम का नहीं है, और उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, फ्यूल बहुत ज़्यादा खाता है। तो और F-35 लड़ाकू विमान एक खराब हो गया था, तो यहाँ हिंदुस्तान में पड़ा रहा
केरल में या कर्नाटक में, केरल में ही पढ़ा रहा शायद। और 1 महीने तक पढ़ा रहा। कई मैकेनिक और इंजीनियर आए उसको रिपेयर करने, नहीं रिपेयर कर सके। उसको उठा करके क्रेन से उठा करके ढो करके यहाँ से ले गए इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में वो जा करके ठीक होगा। तो ऐसे कबाड़ आइटम को लेकर के क्या करें? अब वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो सरप्लस हो गया है, रिटायर्ड हो गया है, उसको आप खरीद लो। तो ये उनकी नीति है। और हमारे, चूंकि हमारे दोस्त हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, तो दोस्त की बात टाले भी कैसे? उनके घटिया और महंगे तेल, क्रूड ऑयल को हम खरीद लें, और जो अच्छा तेल हमको अभी मिल रहा है लो कॉस्ट में, इजराइल से, पहले ईरान से भी हमको मिल रहा था, और दोनों ही जगह से, ईरान से भी और रूस से भी, हमको ये सुविधा थी कि हम रुपया दे करके और तेल खरीदें। जबकि अब हमको अमेरिका से तेल खरीदना पड़ेगा और डॉलर दे के खरीदना पड़ेगा। तो वो ये चाहते हैं कि रूस से हम तेल नहीं खरीदें और अमेरिका से तेल खरीदें, और वो डॉलर में खरीदें। ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। और ये सब ट्रंप की दबाव की राजनीति है। वास्तविकता यह है कि अमेरिका, भारत विशेष तौर पर जम्मू और कश्मीर में अपने सैनिक अड्डे बनाना चाहता है, और उसके लिए ये व्यापार का दबाव की राजनीति के रूप में चल रहा है। सच में यह है कि वो गलवान घाटी में या लद्दाख के अंदर अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहता है, ताकि वो चीन पे नज़र रख सके, ताकि वो रूस पे, अफगानिस्तान पे, ईरान पे, सब जगह वहाँ से जो है वो सब पॉइंट से वो बहुत नज़दीक है। इसलिए वो चाहता है कि वहाँ पर अड्डे बनाएं। और उस अड्डे की आज की बात नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये ट्रंप साहब तो दबाव डाल रहे हैं व्यापार का, लेकिन इसके पहले राष्ट्रपति आइजनहोवर ने भी से ये कोशिश चल रही है। जब हम देश आज़ाद हुआ था, 53-54 की बात है, जब ये आइजनहोवर वहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, उन्होंने हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये बात कही थी कि, और उनको एक लालच दिया कि हम सुरक्षा परिषद में आपको मेंबर बना देंगे, आप हमारे खेमे में आ जाओ। और हमारे खेमे में आ जाओ मतलब हमारे को वहाँ पर एक युद्ध अड्डा बनाने दो, अमेरिकन अड्डा, हवाई अड्डा, मतलब हवाई बेस। तो जो भाजपा जो रोज रोज ये कहती है ना कि सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव था और हमारे नेहरू जी ने टुकड़ा दिया और चीन को बनाया, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि आइजनहोवर हमें गुट्टी पिला रहा था कि सिर्फ एक मछली दिखा करके या एक वो दिखा करके कि भाई आप इसमें फंस जाओ कांटे में, ताकि जो है आपको हम वहाँ अड्डे वड्डे बना लें, फिर आपको लटका दें। तो ये थी वास्तविकता। और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बहुत घाघ आदमी थे। उन्होंने आइजनहोवर से ही पूछ लिया कि भाई आप विस्तार कर रहे हो क्या सुरक्षा परिषद का? आइजनहोवर ने कहा अभी तक तो कोई प्रस्ताव नहीं है। जब प्रस्ताव नहीं है तो छठा मेंबर कैसे बनाओगे? आइजनहोवर हमको सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाने की बात कर रहा था, वर्बल बात कर रहा था, और वो एक तरह का मतलब मछली को आटा फेंकना था, चने फेंकना था कि वो चना खाने आए, आटा खाने आए और वो फंस जाए। तो ये और नेहरू उस चाल में नहीं फंसे। नरेंद्र मोदी अमेरिका की चाल में फंस गए और क्वाड के सदस्य बन गए। अभी अमेरिका चाहता है कि हम हमारा युद्धक जहाज बेड़ा हिंद महासागर में, चीन सागर में उतार दें, चीन के खिलाफ। आपको याद है ना, चीन ने 2020 में हमारी सेना पर हमला करके 20 सैनिकों को मार दिया था, शहीद कर दिया था।
ये एक तरह से क्वाड्स में शामिल होने का दंड ही था। और ये अमेरिका है वो तो, और हमारे राजनयिक बोलते नहीं है, लेकिन सही बात यह है कि हम जैसे ही क्वाड में शामिल हुए, उन्होंने वो हमारे यहाँ पर हमला कर दिया। और अमेरिका चाहता ये है कि हम और चीन भिड़ जाएं, और वो जो है दो बिल्लियों को लड़ा के बंदर की तरह उसमें बीच में मध्यस्थता करे। तो ये दरअसल ये चालें हैं अड्डे बनाने की, हमें अपने पाले में घसीटने की। और नरेंद्र मोदी जो है काफी अमेरिकी कैंप के नजदीक होते जा रहे हैं। हमारे सामने एक विकल्प तो यही है, और वो इस तरह से मतलब हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। अब हम या तो टैरिफ मान लें 25%। अगर हम 25% टैरिफ मान लेंगे तो हमारा निर्यात कम हो जाएगा, हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ जाएगी, और हम रूस को छोड़ें, हम आइए तेल वेल दूसरी जगह से लेना छोड़ें और अमेरिका की दास्ता स्वीकार कर लें, तो 0% टैरिफ पे भी अमेरिका काम करने को तैयार है। अमेरिका हमारे कृषि क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार तड़फड़ा रहा है। कृषि में अमेरिका के उत्पाद को स्वीकार किया तो हमारा किसान बुरी तरह मारा जाएगा। हमारे रोजगार का प्रमुख क्षेत्र है कृषि, और आज भी कृषि जीडीपी में 17-18% का हिस्सा है। ये सब खत्म हो जाएगा, जबकि निर्माण क्षेत्र में 13-14% ही रह गया है। हमें टैरिफ से हमारे निर्यात पर थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन अगर हम इस क्षति को दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाकर कर सकते हैं तो हमें हमारे निर्यात में केवल 3-4% का फर्क पड़ता है। कुल जो निर्यात है, अमेरिका नहीं, पूरा हमारा भारत का जितना निर्यात है उसमें अमेरिका का अगर थोड़ा कम होता है तो 3-4% का फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और हमने पहले भी बताया था कि हमें अफ्रीकी देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाने चाहिए, मजबूत करने चाहिए। हमें हमारे पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने का चाहिए, और हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हमारे पड़ोसियों से हमारे राजनीतिक, व्यापारिक और सभी तरह के रिश्ते, सांस्कृतिक रिश्ते भी सुदृढ़ हों। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे सभी देशों में दिशाओं में दोस्त के बजाय शत्रु बना लिए हैं। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि म्यांमार भी हमारा दोस्त नहीं रहा है। श्रीलंका और मालदीव भी हमारे शत्रु बने हुए थे। मालदीव में अभी हमारे प्रधानमंत्री दौरा करके आए हैं। अगर हम अमेरिका या किसी भी देश की दास्ता स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो हमें सार्वभौमिक स्वतंत्र राष्ट्र बने रहना चाहते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री को दृढ़ता के साथ इस टैरिफ के प्रस्ताव को नकार देना चाहिए। ये व्यापार की टीटी जो है नहीं करनी चाहिए। अमेरिका के साथ कोई व्यापार की टीटी हम इन शर्तों पर नहीं करेंगे। हमें बातचीत खुली रखकर अमेरिका से वापस निगोशिएशन करना चाहिए, जिससे टैरिफ कम हो सके। टैक्स कम करने से देश में कोई फायदा नहीं, ये तो कोई और चीज आ गई। ये हमें विश्व व्यापार संगठन में WTO में प्रोटेस्ट करना चाहिए और कहना चाहिए कि अमेरिका असामान्य टैरिफ थोपकर विश्व व्यापार के नियमों और कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। वो अवैध काम कर रहा है, उसे रोकने की जिम्मेदारी WTO की है। तो WTO में हमें इसकी अपील करनी चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए।
अमेरिकी आयात पर ऊंची टैरिफ लगा, और हमें भी जैसे वो कर रहा है 25%, तो हमें भी 28%, 30%, 35%, 40% टैरिफ लगा देनी चाहिए उनके माल पर। ठीक है, कुछ माल नहीं आएगा हमारे यहाँ, कोई बात नहीं, हम कम कम सामान से जैसे जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय किया था कि हम एक रोज भोजन नहीं करेंगे, लेकिन उनका जो है ये PL 480 का गेहूं नहीं लेंगे। PL 480 को बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो PL 480 के माध्यम से उनके जासूस बेच करके हमारे यहाँ जासूसी करवा रहे थे। तो अब तो खैर बहुत सारे साधन हो गए हैं जासूसी करवाने के, पेगासस जैसी चीज़ें भी है, अब हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल से खरीद ली है और इसीलिए उनसे दब भी रहे हैं। हमें नए आर्थिक व्यापार संगठन बनाने चाहिए जिसमें ग्लोबल साउथ के देश हों, विशेष तौर पर दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के। इस साल ब्रिक्स का सम्मेलन हमारे यहाँ होने वाला है। इसमें 12-13 सदस्य हैं। इनके साथ डॉलर की वैकल्पिक मुद्रा के प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहिए। बीच में हमने ब्राज़ील में अभी इस प्रस्ताव को पे कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, बल्कि हमने इसके विपरीत काम किया था। तो अब हमें इसको विपरीत नहीं, अमेरिका की धौंस के सामने झुकना नहीं है। और वैकल्पिक मुद्रा में डॉलर की मांग, अगर वैकल्पिक मुद्रा बन जाती है तो डॉलर की मांग कम पड़ जाएगी, और डॉलर की मांग कम पड़ते ही अमेरिका की हैकड़ी निकल जाएगी। हमें अमेरिका से बचना है, लेकिन चीन के व्यापार संबंधों में फंसना नहीं है। हमें हमारी अर्थव्यवस्था का पूरी तरह अवलोकन करके इसे इंडिया फर्स्ट के अनुरूप बनाना चाहिए। इसमें छोटे उद्योग धंधों को विशेष राहत पैकेज देकर खड़ा करना चाहिए। अभी जो हमारी विदेश नीति, वित्त नीति है, जिसमें हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं और निवेश मांग रहे हैं, उनसे निवेश करवा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का निचोड़ रहे हैं। वो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को निचोड़ करके ले जाने की योजना बना रहे हैं। तो हमें उसे रोकना पड़ेगा। हम हमारे प्राकृतिक संसाधनों से दूसरे देशों के प्रॉफिट के लिए नहीं खुला कर सकते हैं। हमें हमारी अर्थव्यवस्था का पूरी तरह अवलोकन करके इसे इंडिया फर्स्ट के अनुरूप बनाना चाहिए। इसमें छोटे उद्योग धंधों को विशेष राहत पैकेज देकर खड़ा करना पड़ेगा। हाँ, इसमें हमारे उद्योगपतियों को कुछ नुकसान होगा, लेकिन हमारी नीतियां 142 करोड़ देशवासियों के लिए बनानी है, न कि कुछ बड़े पूंजीपतियों के लिए। मेरा तो मानना है कि कॉरपोरेट टैक्स भी कम करने की जरूरत नहीं थी और फिर से बढ़ा देना चाहिए। 30-35% कॉरपोरेट टैक्स लगाओ। पैसा तो जिनके पास है उन्हीं से निकलेगा, क्योंकि जो हमने टैक्स कम किया उसका हमको कोई फायदा नहीं हुआ। कोई न तो निवेश बढ़ा हमारे यहाँ, न हमारा निर्माण क्षेत्र बढ़ा। फिर हमें क्या फायदा कॉरपोरेट टैक्स कम करने का? हमें क्या फायदा हुआ? हमें ये सवाल है, नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल है कि हमने कॉरपोरेट टैक्स कम किया तो हमें क्या फायदा हुआ, हमें क्या मिला उससे? जबकि पूंजीपति उस रुपए को बचा करके, और यहां से लाखों पूंजीपति दूसरे देशों की नागरिकता खरीद रहे हैं और वहां चले जा करके बस रहे हैं और अपना उद्योग धंधा भी वहीं लगा रहे हैं। तो फिर हमें क्या फायदा हुआ? हमारे यहाँ से और पूंजी जा रही है। तो इसको रोकना, इस पूंजी को रोकना, पलायन को रोकना, और बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए उन बैंकों को भी प्रयत्न करने पड़ेंगे। हमारी विदेश नीति और वित्त नीति, व्यापार नीति को बदलकर हमारे 142 करोड़ नागरिकों, हमारे देश के 142 करोड़ नागरिकों के पक्ष में बनानी होगी। यही हमारे सामने एकमात्र विकल्प है। वास्तविक आत्मनिर्भरता, केवल बनावटी आत्मनिर्भरता नहीं कि सारा मटेरियल तो वहाँ से बना बनाया खरीद लिया, यहाँ असेंबल करके बेच दिया, विदेश में बेच दिया, प्रॉफिट दूसरे के कंपनी के अंदर जा रहा है, दूसरे देश की कंपनी में जा रहा है, और हम कह रहे हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है। तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ बढ़ी है? हमने तो कुछ बनाया ही नहीं। हमने तो सिर्फ
असेंबल किया, स्क्रू ड्राइवर वित्त नीति हुई ये तो स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी हुई, तो उससे हमें फायदा नहीं है। हमें छोटे छोटे उद्योग लगाएं, चाहे कम निवेश के उद्योग लगाएं, ज़्यादा जो ऐसे उद्योग लगाएं कि जिनमें ज़्यादा रोजगार पैदा होता हो और कम निवेश करना पड़ता हो, और वो जो माल बने उसको देश में खपाएं, विदेश भी भेजें। अगर अच्छा माल है और निर्यात करने योग्य है तो उसको भी निर्यात भी करें। लेकिन हमें हमारी पॉलिसीज को फिर से रिवाइज करनी पड़ेगी। ये जो एलपीजी की पॉलिसी है, ये हमें कहीं पे भी 30 साल में कभी भी किसी को फायदा नहीं हुआ इससे। ये जरूर है कि पैसा खूब आ गया, लेकिन आया तो लोन से ही ना, हमने कर्ज ले लेकर के बढ़ाया है काम। तो और जब हम इस तरह से जब हमारे हमारी स्वतंत्रता पे, हमारे लोकतंत्र पे, हमारे सार्वभौमिकता पे खतरा है, उस पे प्रहार हो रहा है, तो हम उसको ऐसे ही बैठे देख नहीं सकते। हमको इसके लिए हमारी नीतियों को बदलना जरूरी है। तो यहीं पे मैं इस को समाप्त करता हूँ वीडियो को, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें, और सुझाव दें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और आपके सुझाव और कमेंट हमें बहुत और अच्छा करने के और अग्रसर करेंगे। और अभी तक भी आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।